मई का महीना था। बीए का रिजल्ट आने वाला था। दो दोस्त थे, अस्तमान और मुफ्तलाल। दोनों ने परीक्षा दी थी और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। सुबह सुबह अस्तमान अपने कमरे में बैठा था। उसके पास अखबारों का ढेर पड़ा था। वह एक एक अखबार उठाता, रिजल्ट में अपना नाम ढूंढता, फिर लंबी हायस भरकर उसे नीचे रख देता। मुफ्तलाल भी पास में बैठा छत को ऐसे घूर रहा था जैसे ऊपर भगवान जी से सीधा रिजल्ट पूछ लेगा। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि मच्छर भी धीरे उड़ रहे थे। तभी अस्तमान ने चुप्पी तोड़ी और दुखी आवाज में बोला, मित्र, तुम पास हो गए और मैं इस बार भी फेल हो गया। ये सुनते ही मुफ्तलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, कुंवर, मुझे अपने पास होने की खुशी नहीं है, उल्टा शर्म महसूस हो रही है। आप फेल हो गए और मैं पास हो गया। ये बात मुझे भीतर से परेशान कर रही है। अगर अभी धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। मुफ्तलाल की सच्ची भावनाएं देखकर अस्तभान का मन पिघल गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, अरे, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? सब किस्मत का खेल है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम भी मेरी तरह फेल हो जाते। मुफ्तलाल थोड़ा शांत हुआ। तभी अस्तभान ने गुस्से में सारे अखबार की ओर देखकर बोला, ये अखबार वाले भी मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा नाम कभी नहीं छापेंगे। भला ये भी कोई बात है कि जिसका नाम अखबार वाले छापेंगे वो पास हो जाएगा और जिसका नहीं छापेंगे वो फेल हो जाएगा। अब तो पास होने के लिए मुझे अपना खुद का अखबार निकालना पड़ेगा और तुम्हें उसका संपादक बना दूंगा ताकि तुम मेरा नाम पहले पेज पर छाप देना। मुफ्तलाल ने कुंवर अस्तभान से धीरे से कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे अखबार में आपका नाम छाप देने से विश्वविद्यालय थोड़ी ना मान लेगी। तभी कुंवर ने आश्चर्य से कहा, और इन अखबारों की बात क्यों मान लेता है? मुफ्तलाल का हंसने का मन हुआ, परंतु राजकुमार की बेवकूफी पर हंसना कानूनन जुर्म है, ये सोचकर उसने गंभीर होकर कहा, कुंवर, पास फेल तो विश्वविद्यालय करता है, अखबार तो इसकी सूचना मात्र छापते हैं। अस्तभान अब सोच में पड़ गया। हाथों की उंगलियां आपस में फंस गई और सिर लटक गया। काफी देर तक वह ऐसे ही बैठा रहा, फिर अचानक उठकर बोला, मित्र, अब हम इस दुनिया से विदाई लेंगे। 4 बार बीए में फेल हो चुके हैं। असली वीर वही होता है जो फेल होने के बाद जान दे दे। हम क्षत्रिय हैं, आन बान पर मर मिटने वाले लोग हैं। हमें तो पहली बार फेल होने पर ही इस दुनिया से विदाई ले लेना चाहिए था, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी को 3 मौके और दे दिए। अब बहुत हो गया, अब हमें इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। जाओ, इसकी तैयारी करो। उसकी बातें सुनकर मुफ्तलाल डर गया। वह चाहता था कि अस्तभान कुछ दिन और जिंदा रहे, क्योंकि उसने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी के लिए आवेदन दिया था और चाहता था कि अस्तभान उसकी सिफारिश कर दे। वह उसे समझाने लगा, कुंवर, इतनी छोटी बात पर दिल छोटा मत करो। आप बड़े खानदान के आदमी हो। आपके परिवार में पहले पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था। आपके पिताजी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े थे और दादाजी तो सिर्फ अंगूठा लगाते थे। ऐसे परिवार में पैदा होकर आपने बीए तक पढ़ाई कर ली। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए तो आपका सम्मान होना चाहिए। कुमार, पढ़ाई लिखाई तो हम जैसे साधारण लोगों का काम है, ताकि नौकरी करके पेट पाल सके। लेकिन आप तो बड़े खानदान के आदमी हो। आपको पढ़ाई के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? अब अस्तभान उलझन में पड़ गया। ऐसे समय वो हमेशा मुफ्तलाल से सलाह लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि मुफ्तलाल सही राय देता है। वो बोला, दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ। तू जानता है, मैं तेरी हर बात मानता हूँ। जो कपड़े तू कहता है वही पहनता हूँ। जो फिल्म तू बताता है वही देखता हूँ। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस दुनिया से विदाई ले लूं। मुफ्तलाल बोला। हाँ, कर लीजिए। कुंवर फिर सोचने लगा और बोला, चलो 1 साल और रुक जाते हैं। अगले साल फिर परीक्षा दे देंगे। क्या कहते हो? कुंवर की बात सुनकर मुफ्तलाल बोला, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अगले साल कोशिश कर लीजिए। कुंवर फिर बोला, लेकिन अगर अगले साल भी फेल हो गया तो? अच्छा यही है कि अभी मैं इस दुनिया से विदाई ले लूं। कुंवर की बात सुनकर मुफ्तलाल बोला,
हाँ, जैसा आपको ठीक लगे कर डालिए। ये सुनकर कुंवर बहुत खुश हो गया। उसने मुफ्तलाल को धन्यवाद देते हुए कहा, दोस्त, मैं इसलिए तेरी इज्जत करता हूं क्योंकि तू बिना डर के सच्ची सलाह देता है। तेरे जैसा सलाहकार पाकर मैं धन्य हो गया। मुफ्तलाल शर्मा गया और बोला, अरे ये तो आपकी मेहरबानी है। मैं तो छोटा आदमी हूँ, बस इतना जानता हूँ कि जो बात आपके भले की होगी वही कहूँगा, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी। मैं खुश करने के लिए झूठी बातें नहीं करता। तभी कुंवर अस्तभान मुफ्तलाल की बात को काटते हुए बोलता है, मैं जानता हूं। अब तय हो गया है कि हम अब इस दुनिया से विदाई लेंगे। इसकी पूरी तैयारी तुम्हें करनी होगी। पुराने समय से लेकर आज तक जितने भी तरीके लोगों ने अपनाए हैं, उन सबको देखकर ऐसा तरीका चुनो जो हमारी इज्जत और मौके के हिसाब से सही लगे। मुफ्तलाल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश कुंवर। लेकिन वह अंदर से बहुत परेशान था। कभी अस्तभान की तरफ देखता, कभी फर्श की तरफ। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है। उसकी हालत देखकर अस्तभान बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो मुफ्तलाल। हाँ। अस्तभान ने पूछा, कुंवर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा। मुफ्तलाल बोला, उस दुनिया में मैं भी इस दुनिया से विदाई ले लूंगा। ये सुनकर अस्तभान भावुक हो गया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए बोला, दोस्त, मैं तेरे प्यार को समझता हूं, लेकिन तू इस दुनिया से विदाई कैसे ले सकता है? तू तो पास हो गया है। तेरे लिए अभी ये समय नहीं आया। तूने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी के लिए आवेदन दिया है। तेरे लिए विदाई का मौका तब आएगा जब नौकरी नहीं मिलेगी। तू जानता है, आदमी परीक्षा में फेल होने से बच सकता है, लेकिन बेरोजगारी से नहीं बच सकता। इसलिए तू नौकरी न मिलने की वजह से तुम इस दुनिया से विदाई लेना और फिर मुझसे आकर मिलना। तभी मुफ्तलाल बोला, ठीक है कुंवर, लेकिन तब तक मैं यहाँ कैसे रहूंगा? मेरा तो आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं किसी और को जानता भी नहीं। ये कहते कहते वह रो पड़ा। कुंवर की आंखें भी भर आईं। उसने मुफ्तलाल को गले लगाकर कहा, मैं जानता हूं, मेरे बिना तेरा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेरे रहने खाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। डिप्टी कलेक्टर की नौकरी के लिए भी मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा। लोक सेवा आयोग मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। ये सुनकर मुफ्तलाल खुश तो हुआ, लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए उदास आवाज में बोला, मेरा मन यहाँ कैसे लगेगा? मैं तो आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। अस्तभान ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं दोस्त, तेरे लिए अभी यहाँ बहुत काम बाकी है। सबसे पहले तो तुझे मेरा स्मारक बनवाना है। अगर तू नहीं रहेगा तो मेरा स्मारक कौन बनाएगा? मेरी मौत की खबर फैलते ही तुझे जगह जगह शोक सभाएं भी करवानी होंगी। स्मारक बनाने के लिए चंदा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। उसमें से तू अपना कमीशन भी रख सकता है। ठेकेदारों से भी हिस्सा ले लेना। तू चाहे तो कई साल तक इसी काम से कमाई कर सकता है। इस तरह तेरा गुजारा भी चलता रहेगा और मेरा स्मारक भी बन जाएगा। ये सुनकर मुफ्तलाल का मन थोड़ा हल्का हो गया और वह दुनिया से विदाई लेने की तैयारी करने चला गया। अस्तभान जानता था कि इस दुनिया से विदाई लेने वाले लोग अक्सर चिट्ठी लिख कर जाते हैं। मरने वाले की इज्जत भी ऐसी चिट्ठियों पर निर्भर करती है। कई बार चिट्ठी लिखते लिखते आदमी का मन बदल जाता है और वह विदाई का इरादा छोड़ देता है। यह सोचकर अस्तभान तुरंत चिट्ठी लिखने बैठ गया। पूज्य पिताजी, जब तक ये चिट्ठी आपके हाथ में पहुंचेगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। आपको बहुत दुख होगा, ये मुझे पता है, लेकिन आप ये सोचकर खुद को संभाल लेना कि आपके बेटे ने एक बड़े मकसद के लिए इस दुनिया से विदाई ली है। हमारे खानदान में पढ़ाई लिखाई की कोई खास परंपरा नहीं रही। आप भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और साइन करने भर लायक ही पढ़ाई की थी। मैंने कोशिश तो बहुत की कि पढ़ाई में नाम करूं, लेकिन हर बार फेल हो गया। मैंने कभी किताबों को ढंग से नहीं पढ़ा, न ही टीचरों की बातों पर ध्यान दिया। बस गाइड, नोट्स और कुंजियों के भरोसे पढ़ाई करता रहा। हालत यह हो गई कि एग्जाम में भी उल्टा सीधा लिखाया। मुझे लगता था कि मैंने बहुत बढ़िया जवाब लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर उन्हें गलत बता देते थे।
मैंने पेपर आउट कराने की कोशिश की, यूनिवर्सिटी से कॉपियां चुराने तक की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। तब आपने मामला दबवाया, एग्जाम में नकल भी की और नंबर बढ़वाने के लिए खूब पैसे भी खर्च किए। कुछ जगह नंबर बढ़ गए, कुछ जगह पैसे खा लिए गए और कुछ ने साफ मना कर दिया। आखिर में मैं फेल हो गया। मेरी और आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। हमारे खानदान के लिए यह बहुत शर्म की बात है। हमारे एक पुराने पूर्वज भी लड़ाई हारकर इस दुनिया से चले गए थे। अब मैं भी पढ़ाई में हार गया हूं, इसलिए उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूं। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। आखिरी बार आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। मेरे कमरे की अलमारी में एक 100 साल पुरानी शराब रखी है, जो मैंने बड़े शौक से मंगवाई थी। वो बहुत बढ़िया शराब है। उसे मेरी आखिरी भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिएगा। शराब पीकर आप मेरा दुख भूल जाएंगे। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म या उस दुनिया में मुझे पढ़ाई लिखाई के झंझट से छुटकारा मिले। अलविदा। आपका बदनसीब बेटा अस्तबान। एक बात और, पिताजी, आप मेरी दोस्त मिस सुरमा देवी से मेलजोल बढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैंने होने नहीं दिया। अब आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अस्तबान ने अखबारों के लिए एक बयान लिखा, जिसमें उसने अपनी इस दुनिया से विदाई लेने की वजह बताई। उस समय के समाज की हालत पर उसने तंज कसते हुए लिखा, मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं, जहां तुम्हारा अन्याय मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरे साथ इंसाफ हुआ? मैं जितना पैसा खर्च कर सकता था किया। मुझे सिर्फ बीए की डिग्री चाहिए थी, जो हर साल लाखों लोगों को फ्री में मिल जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि जिन लोगों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता, उन्हें डिग्री मिल जाती है और मैं फेल हो जाता हूं? हम जैसे लोगों को तो बिना परीक्षा के ही डिग्री मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हमें एक एक नंबर के लिए भटकना पड़ता है। और जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो आराम से पास हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है। ऊंचे खानदानों के हजारों लड़के ये सब सह लेते हैं और चुप रहते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मेरी रगों में वीर खानदान का खून दौड़ता है, इसलिए मैं इस अन्याय के खिलाफ इस दुनिया से विदाई ले रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कुर्बानी से लोगों की आंखें खुलेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए पढ़ाई लिखाई में इंसाफ वाली व्यवस्था बनेगी। मैं यूनिवर्सिटी वालों को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जिन अमीर घरों के लड़के लड़कियां हों, उन्हें बिना परीक्षा दिए ही डिग्री दे दी जाए। जो छात्र पैसे दे सकते हो, उन्हें परीक्षा में नकल करने की खुली छूट मिले। इसके लिए प्रोफेसरों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि वे आराम से नकल करा सकें और बदले में उन्हें अलग से पैसा भी मिले। जैसे बाजार में बाकी चीजें बिकती हैं, वैसे ही नंबर भी खुलेआम बिकने चाहिए। जिसके पास पैसा हो, वो नंबर खरीद ले। अभी जो सिस्टम चल रहा है, वो बहुत गलत है। ऊपर से सब ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कितने होनहार लड़कों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और पढ़ाई के क्षेत्र में एक दिन जरूर इंसाफ होगा। इसके बाद अस्तभान थक कर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुफ्तलाल वहां आया और बोला, कुंवर, मैंने इस दुनिया से विदाई लेने के तरीकों पर काफी खोजबीन की है। उसके हिसाब से आपको पानी में डूबकर विदाई लेना चाहिए। आम आदमी तो चुल्लू भर पानी में भी डूबकर मर जाता है, लेकिन आप जैसे महान आदमी के लिए तो जल समाधि ही सही रहेगी। मैंने नौकरों को बोल दिया है कि घाट पर कैंप लगाएं और जरूरी सामान वहां पहुंचा दें। कल सुबह हम लोग वहां चलेंगे और तीसरे पहर आप इस दुनिया से विदाई कर लीजिए। अस्तभान को यह योजना पसंद आ गई। वह तैयारी के बारे में मुफ्तलाल से बात करने लगा। फिर उसने अपने पत्र और बयान मुफ्तलाल को दे दिए। वह बहुत थक गया था। जम्हाई लेकर बोला, मित्र, मैं बहुत थक गया हूं। रात में ठीक से नींद भी नहीं आई। सिर भारी लग रहा है। मैं थोड़ा सो जाता हूं, नहीं तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो कार्यक्रम टालना पड़ेगा। मुफ्तलाल प्रणाम करके चला गया। जाते जाते सोच रहा था कि ऐसी शांति तो संतों को भी नसीब नहीं होती। कल इस दुनिया से विदाई लेनी है और आज कितनी चैन की नींद सो रहे हैं। सच में महान लोग ऐसे ही होते हैं।